नमस्कार। आज हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के बहुत मशहूर नाटक अंधेर नगरी, इसके कुछ चुने हुए हिस्सों पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास इस नाटक के, आप कह सकते हैं, पहले 6 दृश्यों के कुछ खास अंश हैं। हाँ। और ये हमें एक ऐसे बड़े ही अनोखे राज्य की तस्वीर दिखाते हैं जिसका नाम ही मुझे लगता है काफी कुछ कह देता है। सही कहा। नाम ही है अंधेर नगरी और हमारा मकसद भी यही है कि इन अंशों के जरिए उस नगरी के माहौल को समझे, हाँ, उसके किरदारों को, और भारतेंदु जी का वो जो तीखा व्यंग्य था ना उस समय के समाज पर और राजकाज पर, उसको पकड़ें। बिल्कुल। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कैसे एक मूर्ख राजा के राज में सब कुछ घालमेल हो जाता है। जी। न्याय अन्याय सब बराबर। घालमेल तो है ही, लेकिन सबसे अजीब जो आपने कहा वो है वहां का भाव। हाँ, नाटक की वो लाइन तो इतनी मशहूर है, अंधेर नगरी चौपट राजा। टटे सेरा भाजी टके सेरा खाजा। हाँ, यही। क्या मतलब है इसका? क्या सच में ऐसा था कि सब कुछ एक ही दाम पर? यही तो सवाल है। हाँ, देखिए, नाटक के हिसाब से तो बिल्कुल यही सच है। और ये टका सेर जो है ना, ये सिर्फ दाम नहीं है। अच्छा। ये असल में उस पूरे व्यवस्था का, उस पूरे सिस्टम का प्रतीक है, जहां गुण अवगुण मतलब अच्छी चीज, बुरी चीज, कीमती बेकार, सबका मोल बराबर हो गया था। कोई फर्क ही नहीं। कोई फर्क नहीं, विवेक, न्याय, इसका कोई पैमाना ही नहीं बचा था। समझ गई। तो चलिए इस अजीब नगरी की सैर शुरू करते हैं। पहला दृश्य। हाँ, पहला दृश्य। यहाँ पर महंत जी आते हैं अपने 2 चेलों के साथ, नारायण दास और गोवर्धन दास। हाँ, और आते ही महंत जी क्या करते हैं, अपने चेलों को भेजते हैं शहर में भिक्षा मांगने के लिए। ठीक। लेकिन गोवर्धन दास को वो खास तौर पे चेताते हैं, कहते हैं देख, लोभ मत करना। हम्म। लोभ पाप का मूल है। और ये चेतावनी, ये बात आगे चल के बहुत बहुत महत्वपूर्ण साबित होती है। अच्छा, तो ये चेतावनी हमें याद रखनी होगी। बिल्कुल। ठीक है। अब कहानी पहुंचती है दूसरे दृश्य में, अंधेर नगरी का बाजार। यहाँ क्या माहौल है, क्या नजारा है? अरे, ये दृश्य तो समझिए नाटक का दिल है। हम्म। बाजार में आप सोचिए, हर तरफ आवाजें गूंज रही हैं। हम्म। कबाब वाला चिल्ला रहा है, चने वाला घासीराम है, नारंगी बेचने वाली है, मिठाई वाला हलवाई, सब्जी वाली कुजड़िन, अच्छा। मेवे वाला मुगल है, चूरन बेचने वाला पाचक वाला, मछली वाली, सब एक ही रट लगा रहे हैं। क्या? सब टके सेर। सब कुछ टके सेर। हम्म। कमाल है। मतलब खाने पीने की हर चीज, भाजी से लेकर बढ़िया मिठाई तक, सब एक ही भाव। बिल्कुल बिल्कुल वही। हलवाई की दुकान पर देखिए, क्या नहीं है। जलेबी, इमरती, लड्डू, पेड़े, कलाकंद, सब टके सेर। अरे वाह। कुजड़िन के पास जाइए, धनिया, मेथी, पालक, बैगन, आलू, जो सब्जी चाहिए ले लीजिए, भाव वही टके सेर। ये तो अविश्वसनीय सा लगता है। और सुनिए, पाचक वाला जो चूरन बेच रहा है ना, हाँ, वो भी बड़े मजेदार व्यंग्यात्मक लहजे में बताता है कि उसका चूरन कौन कौन खाता है। हाँ, बड़े बड़े अफसर, एडिटर साहब लोग, पुलिस वाले, सब खाते हैं। और वो भी मिलता है टके सेर। टके सेर। हाँ हाँ। लेकिन मुझे लगता है सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो वो ब्राह्मण वाली है, हाँ, वो तो है। जो अपनी जात बेच रहा है, जात ले जात टके सेर जात। ये क्या दिखाता है, उस समाज के बारे में क्या कहता है ये? ये उस समाज के नैतिक पतन की, मतलब मॉरल डिग्रेडेशन की इंतहा है। हाँ। कि जहां पैसे के लिए लोग अपनी पहचान, अपना धर्म, अपनी इज्जत, अपना मान, सब कुछ बेचने को तैयार है। ये भारतेंदु जी का बहुत ही तीखा कटाक्ष है सही बात है। कि उस अंधेर नगरी में मूल्यों का, वैल्यूज का कितना ज्यादा पतन हो चुका था। इसी माहौल में, इसी बाजार में महंत जी का वो चेला पहुंचता है, गोवर्धन दास। हाँ, गोवर्धन दास। उसे जब पता चलता है कि यहाँ सब कुछ आटा, दाल, चावल, घी, सब्जी, मिठाई सब टके सेर है, तो वो क्या करता है? उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है? पहले तो वो चौंकता है, हैरान होता है। फिर उसकी आंखों में एक चमक सी आ जाती है। अच्छा। खुशी की। हाँ। वो पूछता है, भाई इस शहर का नाम क्या है? लोग बताते हैं, अंधेर नगरी। फिर पूछता है, और यहाँ का राजा कौन है? जवाब मिलता है, चौपट राजा। और ये सुनते हाँ, ही, ये सुनते ही तो वो जैसे खुशी से नाच उठता है। हाँ, और फिर वो अपनी वो मशहूर लाइन दोहराता है। हाँ, वाह वाह, अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा। और क्या करता है फिर? मिठाई खरीदता है। फौरन उसके पास भिक्षा के 7 पैसे होते हैं। उन 7 पैसों से वो 3.5 सेर मिठाई खरीद लेता है। 3.5 सेर? मतलब गुरुजी की चेतावनी गई टेलने ने। बिल्कुल, भूल गया सब। उसका लोभ जाग गया। उसे लगा कि भाई
रहने के लिए, खाने पीने के लिए इससे अच्छी जगह तो दुनिया में हो ही नहीं सकती। सस्ता खाना, आराम की जिंदगी, क्या चाहिए और? सही। तो अब ये लोभी चेला मिठाई का इतना बड़ा गट्ठर लेके जब गुरु के पास पहुंचता है, ये तीसरा दृश्य है शायद। हाँ, तीसरा दृश्य। तब क्या होता है, महान जी का क्या रिएक्शन होता है इस टकेसेर वाली नगरी को जानकर? महन जी पहले तो इतनी मिठाई देखकर ही चौंक जाते हैं। भाई कहाँ से ले आया इतनी? हाँ। जब गोवर्धन दास उन्हें बताता है कि गुरुजी, शहर का नाम है अंधेर नगरी, राजा हैं चौपट राजा, और यहाँ का नियम है टकेसेर भाजी टकेसेर खाजा, तो महन जी के माथे पर बल पड़ जाते हैं, उनकी त्योरियां चढ़ जाती हैं। वो क्यों? उन्हें क्यों ये जगह ठीक नहीं लगी? सब सस्ता तो था। महंत जी अनुभवी हैं, बुद्धिमान हैं। वो तुरंत भांप जाते हैं कि जिस जगह अच्छे और बुरे में, खरे और खोटे में कोई फर्क ही न किया जाए। हाँ, वो कहते हैं ना, सेत सेत सब एक से, जहाँ कपूर कपास। बिल्कुल, जहां सफेद कपूर और सफेद कपास में कोई अंतर ही ना समझे, दोनों को एक ही भाव तोले, वो जगह रहने लायक नहीं होती। क्यों? क्या खतरा है ऐसी जगह? खतरा ये है कि वहां कभी भी किसी भी पल कोई मुसीबत आ सकती है, क्योंकि वहां विवेक नहीं है, समझ नहीं है। वो कहते हैं कि ऐसी जगह रहने का अंत जो है वो रोना ही होता है, दुखी होता है, चाहे वहां सोने की बारिश क्यों ना हो रही हो। बात तो उनकी एकदम सही लगती है। जहाँ समझदारी ही ना हो, वहां तो खतरा बना ही रहेगा। इसीलिए वो एक पल भी वहां रुकना नहीं चाहते, फौरन उस नगरी को छोड़ने का फैसला करते हैं। लेकिन गोवर्धन दास, वो मानता है? कहाँ, गोवर्धन दास तो सस्ते भोजन के लालच में जैसे अंधा हो चुका है। वो जाने से साफ इनकार कर देता है। उसे लगता है गुरुजी खामखा डर रहे हैं, ऐसी बढ़िया जगह छोड़कर क्यों जाएं? तो मतलब गुरु और चेले की राहें यहाँ अलग हो जाती हैं? हाँ बिल्कुल। महंत जी उसे आखिरी बार समझाते हैं, कहते हैं, देख बच्चा, मानेगा नहीं तो पीछे पछताएगा। पीछे पछताएगा। हाँ, और ये भी कहते हैं कि अगर कभी संकट पड़े तो याद करना। और ये कहकर वो अपने दूसरे चेले नारायण दास के साथ वहां से चले जाते हैं। और गोवर्धन दास वहीं रुक जाता है? वहीं रुक जाता है, अपने लोभ के कारण, अपनी नासमझी के कारण। और ये पीछे पछताएगा वाली बात, मुझे लगता है ये शायद जल्दी ही सच होने वाली है। हाँ, क्योंकि चौथा दृश्य हमें सीधा ले जाता है चौपट राजा के दरबार में। बिल्कुल। यहाँ कैसा माहौल है? न्याय वगैरह होता भी है या? न्याय तो होता है, पर ऐसा न्याय कि सुनकर हंसी भी आए और मतलब हैरानी भी हो। अच्छा। राजा साहब सिंहासन पर बैठे ऊँग रहे हैं। ऊँग रहे? हाँ, एक सेवक कहता है, पान खाइए महाराज। तो राजा चौंक कर उठ बैठता है और कहता है, हैं? सुपन का आई? हाँ। पान को सुपन का समझ लिया। हाँ, यहीं से अंदाजा लग जाता है कि राजा साहब कितने बुद्धिमान और बहादुर किस्म के हैं। सही बात है। और फिर कोई फरियादी आता है, शायद कोई शिकायत लेकर। हाँ, तभी एक आदमी आता है, बेचारा रोता पीटता, कहता है कि कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी और उसकी बकरी उसके नीचे दबकर मर गई। हो, वो बेचारा न्याय मांगने आया है। और बस यहीं से शुरू होता है चौपट राजा का वो अद्भुत अनोखा न्याय। कैसा न्याय? क्या करता है राजा? पहले तो राजा हुक्म देता है, जाओ दीवार को पकड़ कर लाओ। दीवार को? हाँ। मंत्री समझाता है कि महाराज, दीवार कैसे आएगी, वो तो बेजान है। तब राजा कहता है, अच्छा तो कल्लो बनिए को पकड़ लाओ। ठीक है, बनिए को बुलाया। बनिया आता है। वो कहता है, हुजूर, गलती मेरी थोड़ी है, गलती तो कारीगर की है जिसने ऐसी कमजोर दीवार बनाई कि गिर पड़ी। अच्छा, तो अब कारीगर की बारी। हाँ, अब कारीगर को बुलाया जाता है। कारीगर आता है और वो सारा दोष मढ़ देता है चूने वाले पर। चूने वाले पर? क्यों? कहता है, जी चूने वाले ने चूना ही ऐसा बोदा बनाया, ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। अच्छा, चूने वाला क्या कहता है? चूने वाला कहता है, नहीं सरकार, मेरी गलती नहीं, गलती भिश्ती की है। भिश्ती मतलब पानी भरने वाला? हाँ, बोला भिश्ती ने चूने में पानी इतना ज्यादा डाल दिया, ढेर सारा पानी डाल दिया कि चूना खराब हो गया। ये तो मतलब इल्जाम एक दूसरे पर डालने का खेल चल रहा है। बिल्कुल। अब भिश्ती को बुलाया जाता है। भिश्ती अपनी गलती मानता है? कहाँ मानेगा। वो कहता है, हुजूर, मेरा क्या कसूर, मशक बनाने वाले कसाई ने मशक ही इतनी बड़ी बना दी। मशक मतलब वो पानी भरने का चमड़े का थैला? हाँ वही। बोला, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी कि उसमें पानी ज्यादा आ गया, मेरा क्या दोष। हद है। अब कसाई क्या कहता है? कसाई कहता है, जी मशक तो भेड़ की खाल से बनी थी, और वो जो गडेरिया है ना, उसने मुझे टके में इतनी बड़ी भेड़ बेच दी कि उसकी खाल से मशक बड़ी बन गई। क्या बात है, यानी अब गेंद गई गडेरिया के पाले में? बिल्कुल। अब गडेरिया को हाजिर किया जाता है। वो बेचारा डर के मारे कांप रहा है। वो क्या सफाई देता है? वो कहता है, हुजूर, मेरा कोई कसूर नहीं। जिस वक्त मैं भेड़ बेच रहा था ना,
उसी वक्त कोतवाल साहब की सवारी बड़ी धूमधाम से वहां से गुजरी। कोतवाल की सवारी? हाँ, तो कहता उस सवारी को देखने के चक्कर में मेरा ध्यान भटक गया और मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल ही नहीं किया, बस बेच दी। मतलब क्या बकरी मरने का इल्जाम घूम फिरकर आखिरकार कोतवाल पर आ गया? हाँ, सिर्फ इसलिए कि उसकी सवारी निकली थी। बस इसीलिए। और चौपट राजा को ये तर्क, ये लॉजिक एकदम सही लगता है। अरे बाप रे। वो फौरन हुक्म सुना देता है। हाँ, तो सारी गलती कोतवाल की है। उसी की सवारी की वजह से गडेरिया का ध्यान भटका और ये दीवार गिरी, बकरी मरी, इसलिए कोतवाल को फांसी पर चढ़ा दो। क्या ये न्याय है? मतलब पूरी प्रक्रिया ही एक मजाक बनकर रह गई। बिल्कुल। ये तो साफ दिखाता है कि उस राज में किसी की जवाबदेही तय करने का कोई तरीका ही नहीं था, बस किसी को भी बलि का बकरा बना दो। यही तो व्यंग्य है। भारतेंदु जी यही दिखा रहे हैं कि एक अयोग्य मूर्ख शासक के नीचे न्याय व्यवस्था कैसी इतनी बेतुकी, इतनी हास्यास्पद हो जाती है। हाँ। असली दोषी कौन है इससे कोई मतलब ही नहीं, सजा देनी है, बस किसी को भी दे दो। और इस बेतुके न्याय का असर मुझे लगता है अब बेचारे गोवर्धन दास पर पड़ने वाला है। हाँ बिल्कुल। 5वें दृश्य में कहानी वापस उस पर आती है ना? हाँ, 5वां दृश्य हम देखते हैं कि गोवर्धन दास अंधेर नगरी में मजे से खा पीकर एकदम मस्त, मोटा ताजा हो गया है। हाँ, मिठाई खा खा कर। हाँ, और गा रहा है, अंधेर नगरी अनबूझ राजा, गुरु की चेतावनी तो कब की भूल चुका है। तभी अचानक राजा के सिपाही आते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। उसे पकड़ लेते हैं? क्यों? उसने तो कुछ नहीं किया। यही तो अंधेर नगरी का कमाल है, यही तो विडंबना है। तो क्यों पकड़ा उसे? सिपाही बताते हैं कि भाई कोतवाल साहब को फांसी देने के लिए ले जाया गया था। हाँ? लेकिन फांसी का फंदा उनके पतले गले के लिए बड़ा निकल गया। अच्छा। अब राजा का हुक्म हुआ है कि भाई बकरी मरने के जुर्म में सजा तो किसी ना किसी को मिलनी ही चाहिए, तभी तो न्याय कहलाएगा। हाँ, न्याय तो होना चाहिए। तो हुक्म हुआ है, जाओ शहर में ढूंढो और किसी मोटे आदमी को पकड़ कर लाओ जिसका गला फंदे में बिल्कुल फिट आ जाए। क्या क्या कह रहे हैं? मतलब सिर्फ इसलिए कि गोवर्धन दास मोटा है उसे फांसी देने के लिए पकड़ लिया? बिल्कुल, सिर्फ इसीलिए। सिपाही कहते भी है मजाक में, कह रहे बाबा, इस नगरी में दुर्दशा तो भले आदमियों और साधु महात्माओं की ही होती है, तुम ही ठीक हो फांसी के लिए। हे भगवान, अब गोवर्धन दास की क्या हालत हुई होगी। अब उसके पैरों तले से जैसे जमीन खिसक जाती है। अब आई होगी गुरु की बात याद, पीछे पछताएगा। एकदम। अब उसे समझ आता है कि गुरुजी सही कह रहे थे। वो रोता है, गिड़गिड़ाता है, कहता है मैं बेकसूर हूं, मैंने क्या किया है। पर सिपाही सुनते कहाँ? वो उसे घसीटते हुए ले जाते हैं फांसी देने के लिए। उसका अपना लोभ, उसकी अपनी मूर्खता उसे फांसी के तख्ते तक खींच लाई है। वो बस रो रो कर डेस्परेटली अपने गुरु को पुकारता है। तो क्या गुरुजी आते हैं उसे बचाने? छठा और आखिरी दृश्य इसी के बारे में है शायद। हाँ बिल्कुल। छठा दृश्य जो है वो शमशान घाट का है। सिपाही गोवर्धन दास को फांसी देने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। वो बेचारा रो रो के बेहाल है। तभी बिल्कुल सही समय पर वहां महंत जी अपने दूसरे चेले नारायण दास के साथ प्रकट होते हैं। अच्छा, गुरुजी आगे चलो, कुछ उम्मीद बंदी। अब क्या होता है? गोवर्धन दास दौड़कर गुरु के पैरों में गिर पड़ता है, रो रो कर पूरी कहानी सुनाता और बचाने की भीख मांगता है। महंत जी क्या करते हैं? महंत जी बड़े शांत रहते हैं। वो सिपाहियों से कहते हैं कि देखो ये मेरा चेला है, मरने से पहले मैं ऐसे कुछ अंतिम उपदेश देना चाहता हूँ, जरा हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। सिपाही मान जाते हैं? हाँ, वो सोचते हैं चलो गुरु चेले की बात है, वो थोड़ी दूर हट जाते हैं। फिर महंत जी गोवर्धन दास के कान में कुछ फुसफुसाते हैं, कुछ कहते हैं। हाँ। और इसके बाद जो होता है वो बड़ा ही अजीब नजारा होता है। कैसा नजारा? क्या होता है? अचानक गुरु और चेला दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। लड़ने लगते हैं? किस बात पर? इस बात पर कि फांसी पर कौन चढ़ेगा। दोनों जिद करते हैं कि मैं फांसी चढ़ूंगा। गोवर्धन दास कहते हैं नहीं गुरुजी आप नहीं, मैं फांसी चढ़ूंगा। महंत जी कहते हैं नहीं बच्चा, ये पुण्य तो मैं कमाऊंगा, हम फांसी चढ़ेंगे। क्या मरने के लिए लड़ाई? ये क्या चाल की गुरुजी की? ये देखकर तो सिपाही और राजा वगैरह जो वहां होंगे तो वो तो हैरान रह गए होंगे। बिल्कुल, सिपाही हैरान। थोड़ी देर में मंत्री और कोतवाल के साथ खुद राजा भी वहां पहुंच जाता है और ये तमाशा देखकर सब दंग रह जाते हैं। राजा पूछता होगा ना कि ये क्या हो रहा है? हाँ, राजा पूछता है, अरे भाई ये क्या हो रहा है, तुम लोग मरने के लिए क्यों लड़ रहे हो? अब पता चलेगा महंत जी की योजना का। क्या जवाब देते हैं वो? महंत जी बड़े गंभीर होकर बड़े रहस्यमयी ढंग से बताते हैं। कहते हैं, अरे महाराज आप नहीं जानते, इस समय जो घड़ी है, जो सायत है, वो इतनी शुभ है, इतनी पवित्र है कि जो कोई इस वक्त मरेगा वो सीधा बैकुंठ जाएगा, स्वर्ग। ओहो, स्वर्ग जाने का शॉर्टकट, ये बात।
ये सुनते ही तो वहां भगदड़ मच गई होगी फिर। बस वही हुआ जो महंत जी चाहते थे। अच्छा। पहले मंत्री आगे बढ़ता है, अरे तब तो हम फांसी चढ़ेंगे, बैकुंठ जाने का हक तो मेरा है। फिर कोतवाल कूद पड़ता है, नहीं नहीं मेरी वजह से ये सब हुआ था, फांसी पर मैं लटकूंगा। और फिर राजा। हाँ, आखिर में खुद चौपट राजा गरजता है, और ये चुप रहो सब के सब, राजा के जिंदा रहते हुए कोई और भला कैसे बैकुंठ जा सकता है? ये हक तो हमारा है। सिपाहियों, हटाओ इन सबको, हमें फांसी पर चढ़ाओ, जल्दी करो, शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है। और राजा खुद ही चढ़ गया फांसी पर। हाँ, और सिपाहियों से खुशी खुशी फांसी पर लटका देते हैं। राजा अपनी ही मूर्खता और स्वर्ग के लालच में मारा जाता है। अपनी ही मूर्खता ने राजा का अंत कर दिया। क्या जबरदस्त व्यंग्य है ये, अविश्वसनीय है ना? महंती जी ने राजा की बेवकूफी का इस्तेमाल करके ही न सिर्फ अपने चेले को बचाया, बल्कि उस अन्यायपूर्ण राज का भी अंत कर दिया। हाँ। और अंत में वो एक दोहा कहते हैं जो जैसे पूरे नाटक का सार है, निचोड़ है। कौन सा दोहा? वो कहते हैं, जहां न धर्म न बुद्धि नहीं, नीति न सुजन समाज, ते ऐसा ही आपो ही नसे जैसे चौपट राज। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि जहां धर्म नहीं होता, बुद्धि नहीं होती, कोई नीति नियम नहीं होते, अच्छे और समझदार लोगों का समाज नहीं होता, वैसी जगह वैसा राज, वैसी व्यवस्था अपने ही कर्मों से अपने आप ही ऐसे नष्ट हो जाती है जैसे ये चौपट राजा नष्ट हो गया। वाह, बहुत गहरा अर्थ है। तो ये थी अंधेर नगरी की कहानी। इन 6 दृश्यों के जरिए हमने देखी। ये वाकई, जैसा आपने शुरू में कहा था, सिर्फ एक हंसी मजाक का नाटक नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो अपने समय के लिए और शायद आज के समय के लिए भी एक बहुत गहरी टिप्पणी है। निश्चित रूप से ये नाटक मूर्ख शासन पर, बिगड़ी हुई न्याय व्यवस्था पर और समाज में जो मूल्यों का पतन होता है ना, उस पर एक बहुत कड़ा प्रहार है। हाँ। वो टकेसेर का भाव सिर्फ चीजों का नहीं रह गया था, वो न्याय का, विवेक का, इंसानियत का भी हो गया था। सही कहा। और महंत की बुद्धिमानी और गोवर्धन दास का लालच, ये दोनों पात्र भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं सही और गलत चुनाव के बारे में। बिल्कुल। और ये कहानी भली ही हमें थोड़ी अतिरंजित लगे, मतलब एग्जैजरेटेड लगे, पर ये सोचने पर मजबूर करती है कि किसी भी समाज के लिए, किसी भी देश के लिए एक समझदार नेतृत्व, एक निष्पक्ष न्याय प्रणाली और नैतिक मूल्यों का होना कितना ज्यादा जरूरी है, कितना बुनियादी है। हाँ, ये दिखाती है कि कैसे अव्यवस्था, अराजकता और मूर्खतापूर्ण नीतियां पूरे समाज को गर्त में ले जा सकती हैं। जब सही गलत का भेद ही खत्म हो जाए तो फिर पतन तो निश्चित है। बिल्कुल। चौपट राजा और उसकी अंधेर नगरी का यही हश्र हुआ और यही संदेश है। तो जाते जाते हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, सोचने के लिए। हाँ, जरूर। कि क्या आज के दौर में भी जब हम अपने आसपास देखते हैं तो क्या हमें कहीं अंधेर नगरी के कुछ लक्षण, कुछ हिस्से दिखाई देते हैं? ये विचारणीय प्रश्न है। शायद चीजें अब टकेसैर ना बिकती हों, पर क्या कहीं मूल्यों का या विवेक का या शायद न्याय का सस्तापन नजर आता है? ये नाटक हमें याद दिलाता रहता है कि विवेक, न्याय और सही गलत की पहचान ये हर युग में, हर समाज के लिए जरूरी है। बिल्कुल। भारतेंदु जी की ये रचना आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी तब रही होगी। सही कहा।